आज का हमारा पाठ है दीपक से साक्षात्कार। दीपक का मतलब यहाँ पर है दिए से। वो दिया जो हम लोग अपने घरों में जलाया करते थे, जलाते थे। जब से हमारे घरों में बिजली उपलब्ध हो गई तो हम लोगों ने उसे बंद कर दिया, परंतु दीपावली या शुभ अवसरों पर हम उसी दिए को जलाते हैं। उसी के साक्षात्कार की बात की जा रही। साक्षात्कार शब्द का अर्थ इंटरव्यू होता है। इंग्लिश में उसे इंटरव्यू कहते हैं। यानी दो व्यक्ति या कुछ व्यक्ति आपस में आमने सामने बैठकर जब किसी से बातचीत करते हैं तो उस अवस्था को ही साक्षात्कार कहते हैं, यानी आमने सामने बात करना। अब पाठ में आपको क्या बताया गया है और ये अजीबोगरीब शीर्षक यानी हेडिंग क्यों रखी गई, हम इसको यहाँ पर देखेंगे। इस पाठ के जो लेखक हैं अनूप कुमार शुक्ला हैं। अनूप कुमार शुक्ल जी ने दीपक यानी कि उस मिट्टी के दिए के महत्व को प्रदर्शित करने के लिए और समयानुसार उसके महत्व को बताने के लिए हमें बताया है। इस पाठ या इस निबंध को लिखा है। पाठ में दीपक की लोकप्रियता कम होने लगी। लोकप्रियता मतलब लोगों तक उसकी पहुंच धीरे धीरे कम होने लगी। क्यों? आज के बदले हुए दौर में जब मिट्टी के दिए का अस्तित्व शून्य हो चुका है। अस्तित्व मतलब उसका महत्व। आज के दौर में, यानी दौर का मतलब होता है समय। आज के समय में जो मिट्टी का दिया है वो क्या हो गया है? अस्तित्वहीन हो गया है। यानी मिट्टी के दिए को लोग अब जलाना पसंद नहीं करते। क्यों? क्योंकि उसके बहुत सारे ड्रॉबैक यानी अलग अलग तरह की परेशानियां और कमियां हैं। कह रहे वहीं उद्घाटन का दिया अपनी रोशनी से सबके भाग्य को चमकाता फिर रहा है। लेखक कह रहे कि हम भले ही घरों में उस दिए को न जला रहे हों, परंतु जहाँ कहीं भी नए कार्यक्रम की शुरुआत होती है, उद्घाटन होता है, वहाँ पर दिया जलाया ही जाता है, जिसे आप जानते हैं दीपदान करना। दीप प्रज्वलित करके यानी दीप जला करके हम लोग कार्यक्रम का शुभारंभ करते हैं और धीरे धीरे कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। आपने अपने विद्यालय में स्कूल में भी देखा है कि जब कोई नया प्रोग्राम, चाहे स्पोर्ट्स डे हो, चाहे टैलेंट डे हो या कोई ऐसे प्रोग्राम होता है, तो हम लोग पहले दीप प्रज्वलित करते हैं, उसके बाद फिर कार्यक्रम को शुरू करते हैं। कह रहे हैं कि बाहरी चकाचौंध से असली दीपक को गर्त में धकेल दिया। गर्त में यानी नीचे जमीन में, पाताल में घुसा दिया। कैसे हुआ ये सब बताने के लिए लेखक हमको इस पाठ के बारे में बता रहे हैं। अब हम लोग इस पाठ को पढ़ेंगे और समझेंगे। ये एक व्यंग्यात्मक रचना है। जब से बिजली के जगमगाने वाली सजावटी लाइटों का आगमन हुआ है, दिवाली के दीपक की लोकप्रियता पर प्रश्न चिन्ह लगने लगा है। लेखक कह रहे हैं कि जब से इलेक्ट्रिक यानी बिजली के छोटे छोटे झालर वाले दिए आ गए हैं, तब से लोग घरों में मिट्टी के इस दिए को जलाना भूल गए हैं। अब दीपावली की दिए की लोकप्रियता कम होती जा रही है। एक दिन था जब दीपावली की अवली में सिर्फ मिट्टी के बने दीपकों की ही जगमगाहट होती थी। अवली का मतलब होता है पंक्ति में। लेखक कह रहे हैं कि एक समय था जब मिट्टी के दिए, यहाँ पर लेखक हमें बता रहे हैं कि जब दीपावली की अवली यानी दीपावली की पंक्ति यानी दियों की पंक्ति जलती थी, तो उसमें सिर्फ और सिर्फ मिट्टी के दियों का ही उपयोग हुआ करता था। उसके बाद करें, दीपावली में कुम्हार वैसे ही व्यस्त हो जाते थे जैसे चुनाव के दिनों में नेता। कहें जब दीपावली का समय आता था तो कुम्हार जो दिए बनाने का कार्य करते थे वो ठीक उसी प्रकार व्यस्त हो जाते थे जैसे चुनाव आने पर नेता लोग अपने चुनावी क्षेत्र में व्यस्त हो जाते हैं। करें वर्षांत में मतलब वर्ष के अंत में। वर्षांत शब्द का अर्थ होगा वर्ष के अंत में चार्टर्ड अकाउंटेंट या परीक्षा में विद्यार्थी। करें वर्ष के अंत में, जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट मतलब सीए करने वाले विद्यार्थी, या फिर परीक्षा की तैयारी करता स्टूडेंट। विद्यार्थी यानी स्टूडेंट। उसी तरह कुम्हार भी व्यस्त हो जाता था दियों को बनाने में। करें उनके भाव बढ़ जाते।
वे बेभाव कमाते। कह रहे उनके भाव यानी कीमतें, मिट्टी के दिए की कीमतें और कुम्हार की कीमतें बढ़ जाती और वो बेभाव, बेभाव मतलब मनमाने तरीके से अत्यंत धन कमाने का कार्य करते थे। वक्त का तकाजा, तकाजा मतलब वक्त की मांग, समय, समय अनुसार वक्त बदला, ज़रूरतें बदली, आज वे बेभाव हो गए। करें वो कुम्हार जो दिए बनाने का कार्य करते थे और दीपावली के समय वो गुमान में यानी घमंड में रहा करते थे, आज उनका भाव यानी उनका अस्तित्व लगभग समाप्त सा हो गया। दीपक को मोमबत्ती ने और मोमबत्तियों को बिजली की झालरों ने अपदस्थ कर दिया। अपदस्थ कर देना यानी उनको पद से हटा देना। करें दीपकों के अस्तित्व को किसने नष्ट किया? मोमबत्ती ने। मोमबत्ती यानी कैंडल ने। मोमबत्तियों को किसने हटाया? करें बिजली की झालर ने। बिजली की झालर ने किसको हटा दिया? मोमबत्तियों को। लेखक कह रहे हैं कि दियों को मोमबत्ती ने हटाया और मोमबत्तियों को हटाया बिजली की झालर ने। कुम्हार का तो जो हुआ सो हुआ, दीपक का क्या होगा? कवि लेखक कह रहे हैं कि कुम्हार का तो जो हुआ सो हुआ, यानी उसने जो किया सो किया, परंतु उन दीपकों का क्या हुआ जिसके विषय में हम बात कर रहे हैं। लेखक कह रहे हैं कि हम यह सोच ही रहे थे कि हमारे दोस्त मिर्जा कमरे में किसी वायरस की तरह घुसे। लेखक यहाँ पर व्यंग कर रहे हैं कि मैं दीपकों के बारे में ये सोच ही रहा था कि हमारे मित्र मिर्जा साहब कमरे में इस तरह से घुसे, यानी बिना रोके हुए, बिना पूछे हुए, ठीक उसी प्रकार जैसे कोई वायरस किसी शहर में, घर में या व्यक्ति के शरीर में घुस जाता है, उसी तरह मिर्जा साहब मेरे घर में घुस गए। करें रॉकेट की तरह लहराते हुए कमरे की कक्षा में स्थापित हुए और चटाई बम की तरह तड़कने लगे। लेखक कह रहे हैं कि रॉकेट क्या होता है? जब उड़ाया जाता है तो वो लहराता हुआ, दाएं बाएं घूमता हुआ आसमान में पहुंच जाता है और अपनी कक्षा में, यानी जहां पर उसको स्पेस दिया जाता है वहीं पर जाकर वो सेट हो जाता है और फिर वो वहाँ पर अपना काम करता है। कह रहे हैं कि ठीक उसी तरह मिर्जा पहले आए, कमरे में घुसे, कमरे में घुसने के बाद उन्होंने अपनी जगह बनाई, जगह बनाने के बाद चटाई बम की तरह तड़कने लगे, यानी जैसे चटाई बम होता है एक के बाद एक पड़ 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 बोलता है, उसी तरह से मिर्जा भी अपनी बात कहने लगे। घर में रोशनी के अनार फूटने लगे। लेखक कह रहे हैं उनके आने से पूरा घर जो शांत माहौल में पड़ा हुआ था, अब वो रोशनी के अनार यानी कि उस प्रकाश में दीप्त की तरह दीप्त हो गया। जैसे अनार पटाखा आतिशबाजी जलाने से अगल बगल का सारा वातावरण प्रकाश युक्त हो जाता है, वैसे मिर्जा साहब की बातों से पूरा घर प्रसन्न हो गया। मिर्जा चक्कर-घिन्नी की तरह नाच कर सबसे मिले। चक्कर-घिन्नी यानी वो जो हम लोग चलाते हैं चरखी, आग लगाने के बाद वो राउंड राउंड घूमती है, उसको चक्कर-घिन्नी या चरखी कहते हैं, चक्री बोलते हैं। कर मिर्जा उसी की तरह घूम घूम करके घर के सभी सदस्यों से मिलते हैं और बच्चों को पुचकारते हैं और चाय की फरमाइशी आर्डर उछाला और हमारी पीठ पर धौल जमाते हुए कंदील की तरह मुस्कुराकर बोले। करें उन्होंने सब बच्चों से मिला, उनको प्यार किया, उसके बाद चाय पीने की फरमाइश लेखक की पत्नी से किया और उसके बाद फिर लेखक के पीठ पर धौल जमाना यानी ठोंकते हुए आगे बैठ गए। बोले, मियाँ क्या चेहरे पर मुहर्रम सजाए हो, कौन तुम्हारी कप्तानी छिनी गई जो गांगुली बने बैठे हो। लेखक कह रहे हैं मुहर्रम क्या होता है? मातम का महीना होता है। मुहर्रम में क्या करते हैं? मातम मनाते हैं। क्यों? क्योंकि जो इस्लाम धर्म के गुरु थे उनका इंतकाल होता है, यानी वो उस दिन मरते हैं, तो इसलिए हम उनकी याद में मुहर्रम मनाते हैं। तो बोले कि मुहर्रम की तरह अपने चेहरे पर क्यों परेशानी लाए हो? क्या तुम्हारी कप्तानी छिन गई है जो गांगुली बने बैठे हो? गांगुली करें सौरभ गांगुली जो इंडियन क्रिकेट टीम के कैप्टन थे, उस समय जिस समय ये कहानी लिखी गई उस समय उनकी कैप्टनसी छीनी गई थी।
चली गई थी। तो उसी का व्यंग करते हुए मिर्जा जी कह रहे हैं, क्या तुम गांगुली हो जो कप्तानी छिन जाने से इतने दुखी होकर बैठे हो? हमने अपने दीवाली चिंतन से उन्हें अवगत कराया। लेखक कह रहा, मैंने अपने दीपावली के विषय में मैं जो चिंता कर रहा था, उस चिंता से उन्हें अवगत कराना यानी परिचित कराना, उनको बताया और उनको बताया कि मैं क्यों शांत बैठा हूँ। मिर्जा ईद के चांद की तरह रोशन हो गए। ईद का चांद यानी खुशियों का त्यौहार। मिर्जा साहब के चेहरे पर प्रसन्नता के भाव चमकने लगे। अचानक चाय का आखिरी घूंट लेकर बोले, बरखुरदार, मन का चिराग रोशन कर लो। चलो आज किसी दिए का इंटरव्यू लेते हैं, देखें जो रोशनी देता है वो भला कैसा महसूस करता है। मिर्जा जी कहते हैं कि मिर्जा जी ने चाय का आखिरी घूंट यानी चाय पिया, चाय को समाप्त किया और बोला, बरखुरदार। बरखुरदार मतलब यार, मित्र। मन का चिराग यानी मन को प्रसन्न कर लो। चिराग रोशन करना यानी मन में प्रसन्नता उत्पन्न करो। और चलो आज चलते हैं किसी दिए का इंटरव्यू लेते हैं, यानी उसका साक्षात्कार करते हैं कि हम यहाँ पर बैठ करके दीपक के बारे में क्या सोच रहे हैं। चलो देखते हैं कि भला जिसका अंत हुआ वो क्या सोच रहा है अपने बारे में। ऐसा लेखक कह रहे हैं। अब क्या होता है इसमें, देखिए अगला पेज है। अगले पेज में लेखक बता रहे हैं कि हमारी सहमति असहमति को तवज्जो दिए बगैर मिर्जा हमें टांग के वैसे ही चल दिए जैसे अमेरिका ब्रिटेन के साथ चलता है। लेखक कह रहे हैं कि असहमति मेरी सहमति असहमत, सहमत मतलब मैंने हाँ या ना कुछ भी नहीं बोला। तवज्जो देना मतलब उसका उन्होंने किसी भी प्रकार से कोई कद्र नहीं की और ठीक उसी प्रकार हमें लेकर चल दिए जैसे ब्रिटेन के पीछे पीछे अमेरिका चलता है, यानी ज़बरदस्ती। रास्ते में एक पेशेवर साक्षात्कार सेवा कंपनी से एक इंटरव्यू लेने वाली सुंदरी के साथ ले लिया। लेखक कह रहे हैं कि रास्ते में एक इंटरव्यू लेने वाली कंपनी से एक इंटरव्यू लेने वाली कन्या को साथ में ले लिया। वह तुरंत अपने नाज नखरे, लिपस्टिक, पाउडर, अल्हड़ता चश्मा, अदाएं और माइक समेट कर साथ चल दी। लेखक करें कि जो इंटरव्यू लेने वाली लड़की थी वो अपना पूरा तैयार हो गई, क्योंकि उसे कैमरे के सामने आना था और वो जिस तरह से कैमरे के सामने आने से पहले तैयार होती थी उसी तरह से तैयार होकर के मिर्जा के साथ चल पड़ी। हम इंटरव्यू लेने लायक दिए की खोज में भटकने लगे। लेखक कह रहे हैं कि हम ऐसे दिए को खोजने लगे जो हमें इंटरव्यू दे सकता था, यानी हमें बता सकता था कि उसके अंदर क्या चल रहा है। जिस मुस्तैदी से विकसित देश आतंकवादी खोजते हैं या बेरोजगार रोजगार टटोलते हैं या फिर जवान लड़की का बाप अपनी कन्या हेतु वर खोजता है, उसी तन्मयता से हम नए पुराने समूचे टूटे छोटे बड़े दिए की खोज में थे। लेखक कई उदाहरण दे रहा है। मुस्तैदी मतलब एक्टिव होकर के, यानी लगन के साथ। हम क्या करें, जैसे विकसित देश यानी जो जैसे अमेरिका, ब्रिटेन इत्यादि आतंकवादियों को खोज खोज करके मारते हैं, ये उनका टसन है कि मैं इनको समाप्त कर दूंगा। बेरोजगार व्यक्ति क्या करता है, उसको रोजगार चाहिए, तो वो रोजगार के लिए भटकता रहता है और जब तक उसे रोजगार नहीं मिलता तब तक वो बेचैन रहता है। कारण ठीक उसी प्रकार जैसे जवान कन्या का पिता वर यानी लड़का अपनी लड़की के लिए एक योग्य लड़का खोजता रहता है, उसी तरह हम लोग एक दीपक को खोजने लगे। कह रहे हैं कि हर भूरी गोल दिखती चीज पर साध की महिला माइक अड़ा देती, क्या आप दीपक जी हैं? कह रहे हैं जो दीपक जैसा दिखने वाला कोई भी चीज़ मिलता, वो इंटरव्यू लेने वाली महिला उसके सामने अपना माइक लगा देती और पूछती, क्या आप दीपक हैं?
सारे रास्ते पॉलीथीन, प्लास्टिक, पाउच, पार्थेनियम के गाज और घास से पटे पड़े थे। कहीं सारे रास्ते जहाँ जहाँ हम लोगों ने दीपक को खोजने की कोशिश की, कहीं पॉलीथीन पड़ा था, कहीं प्लास्टिक था, कहीं पाउच था, कहीं गाजर घास, गाजर की तरह दिखने वाली एक घास होती है जिसे गाजर घास कहते हैं, नाली आदि के किनारे ये मिलती है। कहते हैं उत्साही पॉलीथीन के टुकड़े उड़न तस्तरी से कूड़े के ढेरों की परिक्रमा कर रहे थे। कहते पॉलीथीन के टुकड़े हल्के होते हैं तो थोड़ी सी हवा चलने पर भी वे क्या कर रहे थे हवा में उड़ उड़ करके, जैसे उड़न तस्तरी होती है उसी तरह का प्रदर्शन कर रहे थे। परिक्रमा करना यानी चारों तरफ घूमना, गोल गोल घूम रहे थे। कूड़े के ढेर के ये उपग्रह वापस में टकरा भी रहे थे। करें ये उड़ते थे, आपस में टकराते थे और टकराकर गिर जाते थे और फिर उड़ते थे। गाजर घास विदेशी पूंजी सी चहक रही थी। लेखक कह रहे हैं जैसे विदेशी पूंजी डॉलर इत्यादि की कीमत अधिक होती है, उसी तरह गाजर घास की संख्या बहुत अधिक होने की वजह से वो अत्यंत प्रसन्न थी। जितना उखाड़ो उतना फैल रही थी, यानी उसको जितना समाप्त करने की कोशिश की जा रही थी वो उतना ही और जम रही थी। सांस लेना मुश्किल था। लेखक करें गंदगी इतनी थी कि सांस ले पाना मुश्किल हो रहा था, लेकिन हम इन आकर्षणों के चक्कर में पड़े बिना दीपक की खोज में लगे थे। लेखक कह रहा कि परंतु ये जो चीज़ें हमें मिल रही थी, हम इनकी ओर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे थे और एक दीपक को खोज रहे थे। हमें नई दुनिया की खोज में कोलंबस के कष्ट का एहसास हो रहा था। लेखक कह रहे हैं कि जिस तरह कोलंबस ने नई दुनिया की खोज की थी तो उससे क्या तकलीफ़ हुई होगी, वही तकलीफ़ आज हम दीपक को खोजने में कर रहे थे। सब कुछ दिख रहा था, गोबर के ढेर, पान की पीक, सड़क पर गायों की संसद, कीचड़ में सुअरों की सभा, केवल दिया नदारत था, नौकरशाही में ईमानदारी की तरह। लेखक कह रहे हैं कि चारों तरफ अनावश्यक चीज़ें हमें प्राप्त हो रही थीं जिसकी हमें ज़रूरत नहीं थी। जिसकी ज़रूरत थी वो हमें नहीं मिल रही थी। नौकरशाही से मतलब शासन प्रशासन, यानी ठीक उसी प्रकार जैसे शासन प्रशासन में आज ईमानदारी नहीं है। ठीक है, आज के वीडियो में हम लोग केवल इतना देखेंगे, अगले वीडियो में इसके आगे की कहानी देखेंगे। तो तब तक के लिए हम लोग इसको बंद करेंगे।